देयर आर कपल ऑफ थिंग्स दैट यू नीड टू रिमेंबर जब पिलग्रिम प्रोग्रेस की बात होती है। तो इसमें जो कैरेक्टर्स हैं और कौन कैरेक्टर किस रास्ते से गुजरा है वो यूजीसी नेट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। यूजीसी नेट यहां से दो ही तरीके का क्वेश्चन पूछेगा। पहला क्वेश्चन पूछेगा कैरेक्टर से, दूसरा क्वेश्चन पूछेगा और कैरेक्टर भी ये पूछेगा कि अपीयरेंस कैसे हुआ क्रोनोलॉजिकल में सजाने। दूसरा क्वेश्चन पूछेगा कि कौन कौन से रास्ते से क्रिश्चियन गुजरा है, ठीक है, तो पाथ्स। तीसरा, कौन कैरेक्टर या फिर कौन रास्ता क्या रिप्रेजेंट करता है, ओनली दीज थ्री थिंग्स। तो हम इसको जब पढ़ेंगे ना तो मैं तो समराइज करूंगा अच्छे से डिटेल से, तो खैर रटा जाएगा, दिमाग में आ जाएगा, बट स्टिल जब घर पे जाना, घर पे प्रैक्टिस करना या नेट के लिए जब प्रैक्टिस करना, तो ऑलवेज रिमेंबर दीज थ्री थिंग्स। किसी भी एग्जाम के लिए यहां से क्वेश्चन बनता ही बनता है। अगर इस बार नहीं पूछा तो अगली बार जरूर पूछेगा, क्योंकि यूजीसी के पास वास्ट सिलेबस है। तो अगर यहां से क्वेश्चन बनेगा तो यही थ्री थिंग्स के ऊपर फोकस रखना, कैरेक्टर्स, दूसरा किस पाथ से क्रिश्चियन गुजरा, और तीसरा कौन सा पाथ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ऑल द रिप्रेजेंटेशंस, दैट्स इट, नथिंग मोर देन दैट। इसके बियॉन्ड कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है। पिलग्रिम प्रोग्रेस में कहानी तो मैं बता दूंगा, बस इतना चीज पे फोकस करना। नाउ अब देखो छोटा मोटा है, अब जैसे बीपीएससी वगैरह के एग्जाम में पूछ देगा, या अगर बिहार में एस्टेट अगर निकलेगा, या बिहार में अगर असिस्टेंट प्रोफेसर का अलग से बेट निकलेगा, तो उन सब में ये सब बेसिक क्वेश्चन पूछेगा कि पब्लिकेशन कब हुआ। तो ये सब बेसिक चीज़ है, ये सब बताने की जरूरत नहीं है, यू हैव टू रिमेंबर इट, रट लेना ये सब चीज़ 1678 में पब्लिश हुई, ये सब चीज़ तो याद करने की बात है, ठीक है। तो जॉन बनियन जो राइटर थे 1628 और 1688 के बीच में पैदा हुए थे। इनका थोड़ा बहुत बैकग्राउंड ऑलरेडी मैं बहुत सारे जगह बता चुका हूँ, कल के लेक्चर में बता चुका हूँ। तो हम लोग इसको लेक्चर को हटा के थोड़े सर्कमस्टांसेस को जान लेते हैं कि लिखने के पीछे रीजन क्या था। तो कहता है कि द बुक वॉज रिटन इन टू पार्ट्स। एक तो पार्ट था जिसमें क्रिश्चियन का जर्नी बताया गया, और दूसरा पार्ट में क्रिश्चियन की वाइफ की जर्नी बताई गई। ऑलवेज रिमेंबर, पहला पार्ट फेमस है, दूसरा पार्ट नेग्लिजिबल है, कुछ नहीं है। पर अगर नेट को पूछना होगा तो पूछ देगा कि कितने पार्ट में पब्लिश हुई। तो दो पार्ट में हुई, एक पार्ट में क्रिश्चियन की कहानी है, क्रिश्चियन का जो वो जो ट्रैवल है ना, माउंट जियोन तक वहां, और दूसरा क्रिश्चियन की वाइफ, दूसरा ट्रैवल करती है क्रिश्चियन की वाइफ, उसमें फीमेल कैरेक्टर्स मोस्टली होते हैं, है ना। तो उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है क्योंकि वहां पे किसी यूनिवर्सिटी के सिलेबस में नहीं है, बस इतना ही याद रखना, उसके बियॉन्ड याद नहीं रखना है, ठीक है। अब देखो इनका जो गोल था, अब बनियन जो थे ना वो इम्प्रेजेंट थे बेडफोर्ड काउंटी में जब ये लिख रहे थे, ये भी याद रखना। उसके बाद क्योंकि प्रीचिंग लाइसेंस, ये एक चीज है यहाँ पे देखो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे दिया हुआ है, कहते हैं कि प्रीचिंग विदाउट अ लाइसेंस, ही वॉज अ प्रीचर। तो जॉन बनियन जो थे ना एक तरह से प्रीचर थे। और दूसरा चीज ये भी याद रखना, देखो यहाँ ना बैप्टिस्ट प्रीचर, अब ये पूछोगे सर प्रीचर किसको कहते हैं, थोड़ा बहुत हम टेक्निकल चीजें बताएंगे ताकि दिमाग में रहेगा। देखो सारी की सारी चीजें क्रिश्चियनिटी के ऊपर बेस्ड है। प्रीचर इज समवन हु डिलीवर्स सरमन। अगर कभी चर्च गए होगे तो चर्च में देखोगे कि चर्च के सामने मतलब एक वो रखा रहेगा जहाँ, जिसको बोलते हैं पेंडोम या कुछ बोलते हैं ऐसा, जहाँ पे लोग खड़ा होकर सरमन देते हैं। तो उस जगह पे जो सरमन दे रहा होगा ना, स्पेशली ये संडे के दिन होता है, संडे के दिन चर्च बहुत अर्ली मॉर्निंग में शुरू हो जाता है, 6:30 7 बजे के आसपास। तो उसमें जो लेक्चर देने वाला होता है, दैट पर्सन इज नोन एज द बैप्टिस्ट। बैप्टिस्ट प्रीचर उसी को बोलते हैं, प्रीचर बोलते हैं। प्रीचर इज समवन हु डिलीवर्स गुड सरमन। अब देखो पूछोगे सर सरमन क्या है, तो सरमन जो है ना वो एक पेंटाकोस्ट एक दिन होता है जो गुड फ्राइडे के 50 दिन के बाद आता है। गुड फ्राइडे जानते हो ना सब, गुड फ्राइडे जानते हो? यस फ्राइडे के दिन आता है, वो क्रिश्चियन का सबसे बड़ा फेस्टिवल है। वैसे कोई नहीं जानता, मुझे पता है, सब कह रहे हैं कि हाँ सर जानते हैं, लेकिन आई विल एक्सप्लेन। देखो इसके पीछे कहानी है, कहानी ये है कि जीसस, ये सेकंड टेस्टामेंट का है, ओल्ड टेस्टामेंट की नहीं है, न्यू टेस्टामेंट की बात है। तो न्यू टेस्टामेंट में क्या था कि जीसस को जब क्रूसिफिक्शन हुआ था, पता है ना, क्रॉस क्या सिग्निफाई करता है, क्रूसिफिक्शन सिग्निफाई करता है ना। तो जहाँ पे जीसस को क्रूसिफाई कर दिया गया था, ऐसे करके देखोगे ऐसे जीसस मरा रहता है ना। तो जिस दिन जीसस को क्रूसिफिक्शन मिला था, दैट डे वाज फ्राइडे, और इसी वजह से उसको गुड फ्राइडे कहते हैं। और गुड फ्राइडे के 2 दिन के बाद देखोगे फ्राइडे सैटरडे संडे, जिसको यूजुअली 2.5 दिन कहा जाता है। तो 2.5 दिन के बाद संडे आता है, जिसको ईस्टर संडे कहते हैं, जिसको ईस्टर EASTER, देखोगे ईस्टर फेस्टिवल है क्रिश्चियन का। तो गुड फ्राइडे फॉलोड बाय ईस्टर संडे, और उसके गुड फ्राइडे के मतलब जीसस के डेथ के 2.5 दिन के बाद जीसस दोबारा से क्या होता है, रिजरेक्शन होता है।
जब जीसस रिजरेक्ट करते हैं तो लोगों को विश्वास हो जाता है कि हाँ, ही इज द सन ऑफ गॉड। दैट इज द फर्स्ट टाइम जब लोग इस चीज को सुनता है। और उसके 50 दिन के बाद, 50 डेज के बाद ये पेंटाकॉस्ट होता है। जिस पेंटाकॉस्ट में क्या होता है कि जीसस अपीयर होते हैं लोगों के पास, है ना, उनके जितने भी कह सकते हैं कि यूजुअली देखोगे, खैर मेरा अपना क्रिटिज्म साइड में रहेगा, मैं बताता जाऊंगा साइड में, और क्रिटिज्म मैं कहाँ से कर रहा हूँ ये भी बताऊंगा मैं, ये बस नॉलेज के लिए है। तो 50 दिन के बाद जीसस अपीयर होते हैं, है ना, और ये डिलीवर करते हैं कि आप लोगों को सरमन्स देना है। मतलब ये गुड न्यूज ऐसे बोलते हैं, जीसस का ओपन स्टेटमेंट है कि ब्रदरिन्स, ऐसे करके जीसस हमेशा बोलते हैं, ब्रदरिन्स मतलब माय फॉलोअर्स, माय डिसाइपल्स, कहता है कि ये जो मैसेज है कि मैं वापस आ गया हूं, मैं रिजरेक्ट हो गया हूं। अब इसका टाइटल एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर यूजीसी नेट फुल टाइटल हमेशा पूछता है, हर एग्जाम में देखोगे या हर दूसरे एग्जाम में एटलीस्ट एक चैप्टर का, एक किताब का फुल टाइटल जरूर पूछता है। तो हमेशा याद रखना, द पिलग्रिम प्रोग्रेस का पूरा टाइटल है फ्रॉम दिस वर्ल्ड टू दैट विच इज टू कम, डिलीवर्ड अंडर द क्या है, सिमिलिट्यूड ऑफ ड्रीम। पूरा टाइटल ये है, बस 2-4 बार पढ़ोगे टाइटल याद हो जाएगा। ठीक है, पब्लिकेशन डेट याद रखना, फर्स्ट पब्लिकेशन डेट याद रखना 1678, सेकंड का याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। और क्रिस्टीना जो होती है वो उसकी वाइफ होती है, क्रिश्चियन की वाइफ होती है। और जॉन रैप मैंने पहले बताया क्रिश्चियन एलिगरी है, रिलीजियस एलिगरी जिसको कहते हैं, और ये भी ड्रीम विजन में लिखा है। अब पूछोगे सर ड्रीम विजन क्या है? ड्रीम विजन कुछ है नहीं ऐसा कि ड्रीम में, मतलब सिंपली ये है कि थॉट जो आता है ना, हमारा जो इमेजिनेशन है, थ्रू आवर इमेजिनेशन हम लोग ऐसे लगता है कि जैसे हम ड्रीम में सपने देख रहे हैं और हमने चीज़ों को सपने में जो देखा उसको लिख दिया। नहीं, मतलब एक तरह से वही है, ड्रीम विजन का मतलब है जो हम चीज़ों को इमेजिन करते हैं और ऑन द बेसिस ऑफ आवर इमेजिनेशन वी राइट समथिंग, और वो हमेशा मोरल होता है। वो एंड जो होता है ना स्टोरी, वो हमेशा मोरल पे एंड होगा। ये भी स्टोरी हमेशा मोरल पे ही एंड होगा। ठीक है, अब नरेटर के ड्रीम में आता है ये चीज, एवरी कैरेक्टर, प्लेस एंड ऑब्जेक्ट जो है वो सिंबॉलिक है, इसलिए यहां से क्वेश्चंस बनते हैं क्या चीज क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, बस ये। ठीक है, और ये प्यूरिटन क्रिश्चियन फेथ की जर्नी है, हमेशा याद रखना। दिस इज नॉट सिंपली अबाउट क्रिश्चियनिटी, दिस इज अबाउट प्यूरिटन क्रिश्चियन फेथ। और ये प्यूरिटन एज के राइटर थे, सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट राइटर है। पहला मिल्टन है, दूसरा ये है। और इसलिए इंपॉर्टेंट है ये क्योंकि प्यूरिटन एज में दो ही सबसे मतलब फेमस बुक लिखा गया था, एक ये क्या कहते हैं, पैराडाइज लॉस्ट जो मैंने पढ़ाया, और दूसरा ये। ठीक है, बस इतना याद रखना है, इसके बियॉन्ड यहाँ पे कुछ नहीं याद रखना है। नाउ दिस वाज आल्सो द थियोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ प्यूरिटनिज्म। थियोलॉजिकल फाउंडेशन का मतलब है थियोलॉजी को व्यवस्थित करना। थियोलॉजी एक तरह से फिलॉसफी का ही डोमेन है, बट इट इज नॉट कंसिडर टू बी फिलॉसफी, क्योंकि फिलॉसफी में आप ऑनेस्टी, मतलब ऑनेस्ट चीजों को जानते हो, और इसमें सिर्फ रिलीजियस चीजों को जानते हो। तो जहां पे रिलीजियस बुक की इंटरप्रिटेशन होती है उसको थियोलॉजी कहते हैं। तो थियोलॉजिकल फाउंडेशन स्पेशली प्यूरिटन्स के लिए लिखी गई थी ये किताब। ठीक है, और इसका जो मेन मकसद था, इट वाज अबाउट ओरिजिनल सिन। अब देखो क्रिश्चियनिटी का एक प्योर क्रिश्चियनिटी, इसमें समझो कि तुम क्रिश्चियनिटी को जान जाओगे, है ना, इसलिए किताब लिखी गई। तो इसमें कहता है कि ओरिजिनल सिन, ईच एंड एवरी पर्सन यू नो हैज बीन बर्डन विद सिन, ऐसा माना जाता है। अब याद करो, मैंने पढ़ाया था पैराडाइज लॉस्ट, थोड़ा कनेक्ट करेंगे पैराडाइज लॉस्ट से। तो पैराडाइज लॉस्ट में फॉल ऑफ मैन हमने पढ़ा था, याद है? फॉल ऑफ मैन याद है? तो फॉल ऑफ मैन में क्या होता है, बस याद करने की कोशिश करो। फॉल ऑफ मैन में क्या होता है, मैन का फॉल होता है, विच मीन्स कि जो ईडन में इंसान है, एडम और ईव, उसका फॉल हो गया और वो अर्थ पे आ गए। नाउ दे आर गोइंग टू लिव लाइक अ ह्यूमन, नॉर्मल ह्यूमन बीइंग। तो जब वो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की तरह रहने लगेगा, है ना, तो वो ऑलरेडी सिंड है, क्योंकि उसने फॉरबिडन फ्रूट को खा लिया था, एंड ड्यू टू विच गॉड ने उसको एक्सपेल कर दिया, है ना। तो जो एक्सपेल्ड हो गया गॉड, तो उस एक्सपेल्ड के साथ ही उसके अंदर सिन आ गया, क्योंकि अब वो सेमफुल फील करने लगा था। याद करो, दे बोथ वर नेकेड, ये बाइबल का है ना शायद, जेनेसिस सेकंड चैप्टर का लास्ट वो लाइन है जिसमें वो लिखते हैं कि दे बोथ वर नेकेड बट नाउ दे आर फीलिंग सेमफुल। पहले नहीं थे सेमफुल, अर्लियर ऑल्सो दे वर नेकेड बट दे वर नॉट सेमफुल, बट अब वो लोग सेमफुल फील करने लगे, क्योंकि उनके अंदर क्या आ गया, शेम आ गया। तो ये जो सिन है, 7 डेडली सिन जिसको मैंने कल भेजा था, तो मान के चलो ये 7 डेडली सिन साथ में इनके आ गया। तो सारे के सारे सिंस अब इंसान के अंदर है, विच मीन्स जैसे ही वो एक्सपेल्ड हुए, उससे पहले उनके पास सिन नहीं था, क्योंकि वो हेवन में थे। नाउ सिंस दे आर एक्सपेल्ड फ्रॉम हेवन, नाउ दे हैव ऑल द सिंस।
तो वो सिन के साथ ही आया है। तो इसलिए कह लो कि सारे के सारे इंसान सिंफुल हैं, बर्डनड हैं, है ना। और ये क्रिश्चियन बिलीव है, हमेशा याद रखना। क्रिश्चियन बिलीव में ये है कि हर इंसान सिंफुल है, बट उसको उसके पास एक तरीका है जिस तरीके को फॉलो करके वो सिन अपना सिन हटा सकता है। तो देखो कि कैथलिक में क्या होता है, वैसे अब सारे चर्चेज में होने लगे हैं, यूजुअली कैथलिक से स्टार्ट हुआ था और कैथलिक से पहले ज्यूस में स्टार्ट हुआ था। तो कैथलिक में क्या है ना कि एक रूम बना रहता है। जब भी चर्च में जाओगे ना, नेक्स्ट टाइम कभी भी चर्च जाना, मैं तो हमेशा लोगों को इंस्पायर करता हूँ। देखो मैं हर जगह गया हूँ, चर्च में गया हूँ, मॉस्क में गया हूँ, टेम्पल में गया हूँ, ऐसा कोई चीज़ नहीं है, बुद्धिज्म टेम्पल में गया हूँ, ऐसा कोई चीज़ नहीं है इंडिया में जहाँ पे मैं नहीं घुमा हूँ। मेरा हमेशा से ये क्यूरियोसिटी रहती है कि कहाँ पे क्या होता है। तो जब कैथलिक चर्च में जाओगे ना, तो वहाँ पे एक छोटा सा प्लेस होता है, जिस प्लेस में ना लोग फॉरगिवनेस की गुहार लगाते हैं। वैसे मैंने देखा है कि ये क्रिश्चियन चर्च में ही है, मतलब ये कैथलिक चर्च में ही है। प्रोटेस्टेंट चर्च में क्या देखा मैंने, जैसे बेगूसराय में भी चर्च है, जो छोटा था मैं तब जाया करता था। तो दिल्ली के जितने भी चर्च में गया हूँ मैं, उसमें सब खड़ा होकर ऐसे अपनी सीन को बोल देते हैं, है ना। तो वहां पे ओपन एरिया में सिन को एक्सेप्ट करता है, रोते रोते एक्सेप्ट करता है। लेकिन कैथलिक के अंदर एक रूम होता है, उस रूम में जाके मूवीज वगैरह में देखे होगे, याद करोगे कोई मूवी देखे होगे तुम लोग पहले, तो उस मूवी में देखोगे इंसान बैठता है और फादर पीछे से सुनता रहता है, और लोग जो भी इंसान है वो अपने सारे सिंस को अपने फादर को बताएगा, मतलब फादर को बताएगा। फादर देख नहीं सकता कौन इंसान है और इंसान भी देख नहीं सकता कौन फादर है, लेकिन वो अपने सारे सिंस को एक्सेप्ट करेगा और फिर फादर विल से कि द गॉड द गॉड जीसस विल फॉरगिव यू वगैरह वगैरह बोल के उसको फॉरगिवनेस दिया जाता है। ठीक है, तो ये एक तरीका है कि जब हम एक्सेप्ट कर लेते हैं कि व्हाट वी हैव डन, एंड थ्रू प्रेयर्स हमारे सारे के सारे सिन क्या होते हैं, खत्म हो जाते हैं। तो ये कहानी जो है ये सिंफुल इंसान का है, जो कि हर इंसान है। जैसे वहां एवरी मैन था ना, पर आप इसको कनेक्ट मत करने के एवरी मैन से इंस्पायर्ड है, ये प्योर बिब्लिकल इंस्पिरेशन है। तो यहाँ पे जो सिंस हैं उस सिन को हटाने का जो तरीका है वो इसके बारे में बताया जाएगा, यहाँ पे बताया जाएगा। तो ओरिजिनल सिन जो है वो हर इंसान, देखो यूजीसी ने यहाँ से क्वेश्चन पूछा है कि जो ये बुक है द पिलग्रिम प्रोग्रेस, वो किस चीज से इसकी शुरुआत होती है, या फिर इंसान के अंदर क्या होता है, इसी टाइप मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन उसका ऑप्शन में था ओरिजिनल सिन। तो ये राइट आंसर होगा। अब ऑलरेडी पूछ चुका तो दोबारा पूछेगा नहीं इस तरह के क्वेश्चंस, बट फिर भी याद रखना, ठीक है। सेकेंड चीज याद रखना, दिस इज प्योरली बेस्ड ऑन स्क्रिप्चर एलोन, मतलब एक सेंस में कि इनका मानना था कि जो बिब्लिकल टेक्स्ट है, जो बाइबल है ना, यही ट्रू गाइड कर सकता है इंसान को। एक बाइबल पढ़ना, बाइबल ऑब्वियसली प्यूरिटन थॉट है, तो वो चाहेगा ना कि जितना ज़्यादा लोग बाइबल पढ़ेगा उतना ज़्यादा प्यूरिटन चीज़ों में विश्वास रखेगा। तो बाइबल को इन्होंने सिंगल स्रोत माना नॉलेज का। फिर ये भी है जस्टिफिकेशन बाय फेथ। अब देखो याद करो, मिल्टन का जब पैराडाइज लॉस्ट पढ़े थे उसमें क्या था, गॉड्स वे टुवर्ड्स मैन। गॉड का जो वे है इंसान को बनाने का, या इंसान को क्रिएट करने का, या इंसान को जो भी गॉड ने दिया है वो गॉड का वे था, जस्टिफिकेशन ऑफ गॉड था वहां पे, मतलब जस्टिफिकेशन ऑफ मैन टुवर्ड्स गॉड, इस तरह से था। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जस्टिफिकेशन बाय फेथ। अब यहाँ कहता है कि जिसके पास फेथ है, स्ट्रॉन्ग फेथ की बात कर रहा है। अब इसको हिंदुइज्म से कनेक्ट कर लो, या इसको इस्लाम से कनेक्ट कर लो, इसको किसी भी रिलीजन से कनेक्ट कर लो, डिपेंड करता है अपने अपने रिलीजन के ऊपर। अब जैसे हिंदुइज्म में क्या होता है, वैष्णो देवी है, गए हो कोई भी वैष्णो देवी, एनीवन? कोई नहीं गया अभी तक वैष्णो देवी। लोग शादी करते तो सबसे पहले मैंने देखा हिंदुइज्म में वैष्णो देवी लोग जाते हैं। देखो मैंने शादी नहीं करी है, 2 बार वैष्णो देवी घूम चुका हूं मैं, कोई नहीं गया अभी तक। ऐसा जो इंडियन का वो है इसलिए मैं बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि जरूरी है जाना ही, बट कभी जाना अगर मन हो तो वैष्णो देवी जैसे लोग जाते हैं ना, घर में भी देखोगे, जैसे 2-3 चीजें मैं कनेक्ट करके सारी चीजें बताऊंगा तो एकदम दिमाग में हमेशा रटा रहेगा। थोड़ी देर के लिए वैष्णो देवी समझो, या फिर अभी जैसे रिसेंटली मैं गया था, एक जगह है, उसको बोलते हैं कोई गुरुद्वारा है, सबसे ऊंचाई पे है ना, मतलब इंडिया में सबसे ऊंचा गुरुद्वारा उसको कहते हैं। वहाँ पे एक लेक है, अब मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, लेकिन उस गुरुद्वारा का एग्जाम्पल देते हुए मैं बताऊंगा, या फिर वैष्णो देवी का एग्जाम्पल ले लो। तो जैसे वैष्णो देवी इंसान जाता है, या फिर यहाँ हमारे बिहार में भी तो है, भूल ही गया मैं, हाँ झारखंड में बाबा धाम, बाबा धाम ही नहीं कहते हैं उसको, ये बाबा धाम कहते, क्या कहते हैं, कुछ तो कहते हैं यहाँ पे जो है झारखंड में। हाँ,
तो बस उससे कनेक्ट करके देखना। वहां पे लोग पैदल भी जाते हैं, तो पैदल जाते हैं, कितने अड़चने आती है पैदल जाने में, तो वो अड़चने दिमाग में रखना कि उसी अड़चन को टैकल करना है कि इंसान वहां क्यों जा रहा है, क्योंकि लोगों के अंदर फेथ है कि वहां जाने के बाद उनकी जितनी भी चीजें मतलब फुलफिल नहीं हुई है वो सारी की सारी चीजें फुलफिल हो जाएगी। बिल्कुल वैसे ही वैष्णो देवी जाने से लोगों को ऐसा लगता है कि अगर वहां जाओ तो फुलफिल हो जाएगा। जैसे मैं अभी जिस गुरुद्वारा में गया था वो इंडिया का सबसे हाईएस्ट गुरुद्वारा है, और उसके जो 10वें गुरु थे वो गुरु वहां पे जाके ऐसा माना जाता है कि वहां जाके सरमन दिए थे, वहां जाके कुछ दिन बैठ के वहां पे मतलब लिखे थे, पढ़े थे, है ना। तो सिखों का मानना था कि अगर वो वहां तक पहुंच गया, और ये भी कहते हैं कि अगर भगवान बुलाएगा तभी वहां तक लोग पहुंचता है, ऐसे कोई नहीं पहुंचता। तो जब वो पहुंचा, मतलब जब लोग पहुंचते हैं तो उनकी जितनी भी चीजें हैं लाइफ में, जो भी चीजें वो चाहते हैं उनका पूरा हो जाता है, पूर्ण हो जाता है। तो समझ लो कि यहाँ भी कहानी बिल्कुल वैसे ही चलेगी, इसलिए मैं बता रहा हूँ ताकि वो कहानी उस तरह से चले, ताकि दिमाग में वैसा बने, ठीक है। तो एक तरह से गाइडेंस, और गाइडेंस में रास्ते में बहुत सारे लोग मिलेंगे और बहुत सारे लोग से पूछते पूछते ऑब्वियस बात है, इंसान जब पहली बार जाता है, अगर बाबा धाम ही गए, वैष्णो देवी गए, तो ऑब्वियसली वी डू नॉट नो, मतलब हर कोई को पता नहीं होता कि रास्ता किधर है, तो लोग पूछते पूछते जाते हैं। तो यहाँ भी वही होगा, क्रिश्चियन जो है वो रास्ता को पूछते पूछते जाएगा और वहां तक पहुंचेगा, ठीक है। और फेथ इसका सबसे मेन स्रोत होगा समझने का, ठीक है। अब देखो ये प्रोसेस है होली होने का, होली मतलब बिल्कुल प्यूरिफाई करने का, अपने अपने सोल को प्यूरिफाई करने का, ठीक है। उसके बाद इसके बियॉन्ड कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। अब हम लोग चलते हैं इंपॉर्टेंट कैरेक्टर को समझते हैं। पहले सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है वो क्रिश्चियन है। ये ऑलरेडी यूजीसी नेट में क्वेश्चन पूछ चुका है कि इसका जो मेन कैरेक्टर है पिलग्रिम प्रोग्रेस का वो कौन है। तो क्रिश्चियन जो है वो मेन कैरेक्टर है, ही इज ऑल्सो प्रोटैगनिस्ट और एवरीमैन फिगर की तरह है। अब देखो एवरीमैन, फिर मत सोचना कि एवरीमैन का ही वहां से इंस्पिरेशन है। एवरीमैन फिगर इसलिए है क्योंकि जितने भी लोग हैं उसको रिप्रेजेंट कर रहा है वो। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्रिश्चियन को रिप्रेजेंट कर रहा है और वेस्टर्न सिविलाइजेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे वहां एवरीमैन हर इंसान को रिप्रेजेंट कर रहा था, वैसे ही यहाँ पे क्रिश्चियन जो है हर क्रिश्चियन को रिप्रेजेंट कर रहा है, विच मीन्स की वेस्टर्न सिविलाइजेशन में तो एवरीमैन ही होगा ना, क्योंकि वेस्टर्न सिविलाइजेशन में मोस्टली 99% जो लोग हैं, अब तो अभी डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है, लेकिन यूजुअली वहां पे क्रिश्चियनिटी फॉलो होता था, तो उस बेसिस पे लिखा गया था, इसलिए एवरीमैन फिगर मान के चलो, हर इंसान के बारे में बातें हो रही है। फिर कहते हैं कि ही रिप्रेजेंट द सोल ऑफ अ डिवोट प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियन सीकिंग साल्वेशन, विच मीन्स ये जो रिप्रेजेंटेशन है, दिस रिप्रेजेंटेशन मतलब ये एवरीमैन का रिप्रेजेंटेशन है, मतलब हर इंसान का रिप्रेजेंटेशन है, हर क्रिश्चियन का रिप्रेजेंटेशन है, और उसका साल्वेशन जो सीख कर रहा है उसका रिप्रेजेंटेशन है। जैसे हिंदुइज्म में जो 4 धाम होते हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, तो हर इंसान चारों धाम जाता है कि 4 धाम अगर घूम ले तो वो अपने लाइफ में उसने सब कुछ कर लिया, है ना। वैसे ही फेथ यहाँ भी है। फिर दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर वो इवेंजलिस्ट है। इवेंजलिस्ट जो है ही रिप्रेजेंट द गॉस्पल प्रीचर। अभी मैंने प्रीचर बताया ना, प्रीचर इज समवन हु शेयर्स गुड सर्मन्स। सर्मन्स का मतलब न्यूज है गॉड के बारे में, है ना, अच्छी अच्छी चीजें बताना, बाइबल से चीजों को बताना, ताकि लोग को विश्वास हो, लोग एक्सेप्ट करे, है ना, लोग समझे, ठीक है। तो याद रखना एवेंजलिस्ट जो था वो प्रीचर था, वो गॉस्पल मतलब गॉस्पल देने वाला था। गॉस्पल का मतलब गुड न्यूज, गॉस्पल का मतलब ये गुड न्यूज देना, गुड सर्विस देना, ठीक है। और ये क्रिश्चियन को हेल्प करता है, ये भी याद रखना कि व्हाट डिड ही डू, ही हेल्प्ड क्रिश्चियन ऑन द राइट पाथ, जिसको पॉइंट करता है कि देखो ये सही रास्ता है, इधर से तुम्हें जाना है। तो सबसे पहला आदमी जो क्रिश्चियन मिलता है वो इवेंजलिस्ट से मिलता है, एंड इवेंजलिस्ट इज द पर्सन जो कहता है कि इस रास्ते से जाओ तभी जाके वहां तक पहुंचोगे। तो सिंपल समझो कि तुम्हारा गाइड जो है वो सबसे पहला आदमी था। अगर वैष्णो देवी जा रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, तो जो तुम्हारा गाइड है तुम्हारे साथ वो तुम्हारा इवेंजलिस्ट है। तीसरा जो कैरेक्टर है, नेक्स्ट जो कैरेक्टर है वो ऑब्स्टिनेट है और पिलेबल है। कैरेक्टर याद रखना, देखो अब कैसे रटाएगा। ऑब्स्टिनेट का मतलब ही होता है जो कि स्टबबर्न होता है। स्टबबर्न मतलब जिस जो अंदर बहुत साहसी होता है, जिसको मतलब है कि हाँ ये मैं करूंगा तो करूंगा। तो विच मीन्स हमें कहीं तक पहुंचने के लिए, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पहुंचने के लिए साहस की जरूरत होती है। तो ये इंसान साहसी है ना, जो कि वर्ल्डलीनेस है, रिफ्यूजल टू सीक साल्वेशन। अब इसके अंदर वो है कि भाई मुझे साल्वेशन नहीं चाहिए, मैं ऐसे ही कर लूंगा। तो एक होता है ना स्टबबर्न कि मैं करूं या ना करूं, डिपेंड करता है किस तरह का स्टबबर्न है। कोई चाहता है कि मैं करूं, कोई चाहता है कि मैं नहीं करूंगा। तो उसी में इमेजिन करो कि वैष्णो देवी, क्योंकि पहाड़ पे चढ़ाई होती है, यूजुअली कहा जाता है कि रात में चढ़ो, शाम में चढ़ो, सुबह तक पहुंच जाओगे, है ना, और सुबह फिर रिटर्न हो जाओगे तो अगले दिन। यूजुअली हम लोग भी ऐसे ही किए थे। तो उसमें क्या होता है ना कि एक ऐसा स्टबबर्न है जो कह रहा है कि मुझे साल्वेशन नहीं चाहिए, आई डोंट सीक साल्वेशन, तो उससे मिलता है। फिर पिलेबल जो है वो एक तरह से कह सकते हैं कि ट्रबल लेके आएगा, सिर्फ और सिर्फ ट्रबल लेके आएगा वो, है ना, जिसका मतलब ये होता है कि लैक किसी चीज में, कन्विक्शन में लैक करना, इसका मतलब ही है वही। तो कैरेक्टर जैसा है वैसा उसका रिप्रेजेंटेशन है।
फिर आता है मिस्टर वर्ल्डली वाइज मैन, जो अपने आप को सबसे वाइज समझता है ना, मैन ऑफ लॉ समझता है, वो विजडम को समझता है ना। लेकिन क्या होता है कि रिप्रेजेंट द टेम्पटेशन, पर उसके अंदर टेम्पटेशन बहुत ज्यादा है। फिर नेक्स्ट कैरेक्टर हेल्प। हेल्प जो है ये हमेशा याद रखना सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर यहाँ पे, जो कि गॉड की तरह रिप्रेजेंटेशन है, डायरेक्ट गॉड नहीं है लेकिन गॉड की तरह रिप्रेजेंटेशन है, जो कि डिवाइन एड देता रहता है हमेशा। क्रिश्चियन को हमेशा हेल्प जो कैरेक्टर है वो हेल्प करता रहेगा। उसके दिमाग में अगर कुछ नेगेटिव चीजें आएंगी तो हेल्प वहां पे उसको हेल्प करेगा। एक जगह देखोगे वहां पे हेल्प करता है, आगे कहानी में देखेंगे। फिर इंटरप्रेटर, अगला जो कैरेक्टर है वो इंटरप्रेटर है, जो कि होली स्पिरिट को रिप्रेजेंट कर रहा है। इंटरप्रेट जो करेगा वो होली स्पिरिट है, वो क्रिश्चियन को बताता है इनर मीनिंग ऑफ फेथ, फेथ की रियल मीनिंग क्या है ना, उसके बारे में वो बताएगा। फिर फेथफुल अगला कैरेक्टर है फेथफुल। जो फेथफुल है वो क्रिश्चियन का लॉयल कंपेनियन है, क्योंकि सिंपल है, कैरेक्टर से समझ लो कि फेथफुल समवन हु इज वेरी फेथफुल। तो कहते हैं ना कि ये मेरा लॉयल कंपेनियन। जैसे अगर रिलेशनशिप में हो तो रिलेशनशिप में अगर सेकंड पार्टनर बहुत फेथफुल है तो कहोगे ये मेरा कंपेनियन है ना। तो उसी तरीके से कंपेनियनशिप, तो ही विल गिव कंपेनियन, ताकि इसकी स्ट्रीट फास्ट जर्नी हो गए, जल्दी से वो जर्नी पूरा कर ले। जैसे अगर पहाड़ों पे जा रहे हैं, ट्रैकिंग पे गए, तो ट्रैकिंग पे जल्दी से हमारा पूरा हो जाए रास्ते, हम तो जल्दी से हम रास्ता कवर कर ले, तो उसके लिए कोई होता है। उसी तरह से फेथफुल जिस पे फेथ कर सके क्रिश्चियन, क्रिश्चियन को इस पे फेथ होता है। फिर होपफुल अगला कैरेक्टर है। होपफुल जो है वो क्रिश्चियन का भी कंपेनियन है, और आफ्टर फेथफुल्स डेथ, फेथफुल जब मर जाता है तब होपफुल आता है ना, फेथफुल का भी डेथ हो जाता है। फिर एपोलियन, ये बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। ऐसे इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि ये मॉन्स्टर है, एंड इससे हर कोई डरता है। देखो ये मतलब इसको एक तरह से कह सकते हैं कि बुक ऑफ रेवलेशन एक ओल्ड टेस्टामेंट है। रेविलेशन LATION, बुक ऑफ रेवलेशन जो है ना, उसके अंदर इसको डिस्ट्रॉयर माना गया है, TROYER, डिस्ट्रॉयर माना गया है, ठीक है। और इसको बॉटमलेस पिट भी कहते हैं, बॉटम लेस पिट, नाम से देखो पता चलेगा। मैं इसलिए ये सारी चीजें बता रहा हूँ ना बैकग्राउंड, ताकि ज्यादा अच्छे से समझ आए। तो देखो बुक ऑफ रेवलेशन जो है ना, वो ओल्ड टेस्टामेंट का एक चैप्टर है, एक बुक है। क्रिश्चियनिटी के अंदर उसको बुक कहते हैं, ऐसा नहीं कि अलग अलग क्रिश्चियन का बुक है, एक ही होली बाइबल एक ही बुक है, लेकिन बुक के अंदर जो चैप्टर्स हैं उसको बुक माना जाता है। तो ये जो बुक ऑफ रेवलेशन है, इसके अंदर इसको डिस्ट्रॉयर माना गया है, कि ही इज द डिस्ट्रॉयर ऑफ एवरीथिंग। ही इज ऑल्सो एन एंजल, ये भी एंजल है, गॉड का ही बना हुआ है। और इसको बॉटमलेस पिट कहते हैं, नाम से पता चला बॉटमलेस पिट, विच मीन्स की गहराई बहुत ज्यादा है इसके, मतलब नीचे कोई देख ही नहीं पा रहा है अगर उसके अंदर कोई चला गया। मतलब इमेजरी के थ्रू समझो कि बॉटमलेस पिट ऐसा पिट है जो एबिस की तरह है। एबिस का मतलब अंदर जाते जाओ जाते जाओ जाते जाओ, वॉइड है, हाँ कभी खत्म ही नहीं होगा। तो वो ये चीज है, ठीक है। बस इतना याद रखना। एपोलियन, एपोलियन कौन है। फिर जाइंट डिस्पेयर आएगा, ये भी एक तरह से डाउटिंग कैसल ऑनर है। कहाँ का ऑनर है, डाउटिंग कैसल का ऑनर है, ये भी रख लेना। अब नेक्स्ट जो कैरेक्टर है वो क्रिश्चियन है, जो उसकी वाइफ होती है, प्रोटैगनिस्ट की वाइफ होती है, और पार्ट 2 की प्रोटैगनिस्ट भी होती है, ठीक है, इतना याद रखना। उसके बाद उसके साथ चिल्ड्रन भी होता है, और उसकी फ्रेंड मर्सी भी होती है। बस ये याद रखना कि क्रिस्टीना की फ्रेंड कौन थी। देखो ये सब जो कम फेमस कैरेक्टर होते हैं ना, लीस्ट फेमस कैरेक्टर, वहां से भी यूजीसी नेट क्वेश्चन पूछ देता है। जैसे क्रिस्टीना के बारे में कोई नहीं जानेगा, क्रिश्चियन की वाइफ है क्रिस्टीना, इजी है। लेकिन उसकी भी फ्रेंड थी मर्सी के साथ, तो पूछ देगा एग्जाम में क्वेश्चन कि क्रिश्चियन जो है वो अपनी जर्नी की शुरुआत किसके साथ किया। तो उसमें 4-5 ऑप्शंस होंगे, तो याद रखना क्रिश्चियन अपनी वाइफ, अपने चिल्ड्रन, अपने बच्चों, और उनकी उसकी जो वाइफ की फ्रेंड थी मर्सी जिसका नाम था, उसके साथ इन्होंने अपने क्रिश्चियन जर्नी की शुरुआत की। इस तरह के क्वेश्चंस बनेंगे, ठीक है। फिर अगला इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है ग्रेट हार्ट, जो कि आर्म्ड गाइड है, प्रोटेक्टर है, पार्ट 2 का। तो ग्रेट हार्ट से वैसे क्वेश्चन पूछेगा नहीं, बट फिर भी कैरेक्टर को याद रखना। अब समराइज करते हैं कहानी की। नाउ कहानी शुरुआत होती है, और जो जर्नी है, जर्नी इज द प्लॉट, क्योंकि हर कहानी के अंदर प्लॉट होता है, और हर कहानी के अंदर कुछ ना कुछ लेसन्स होते हैं। और ये लेसन जो है स्पिरिचुअल ट्रायल है। दो चीज याद रखना, दिस इज द प्लॉट, जर्नी इज द प्लॉट, और स्पिरिचुअल ट्रायल जो है वो लेसन है, कि कौन कितना स्पिरिचुअल है, ठीक है। जैसे मैंने बताया कि अगर वैष्णो देवी जा रहे हो तो किसी का पैर बहुत थकान हो जाएगा, बहुत थक जाएगा, बोलेगा अब मैं नहीं चढ़ पाऊंगा, है ना। तो उसका ट्रायल चल रहा है, वेदर दैट पर्सन कैन रीच टू द डेस्टिनेशन और नॉट।
होता है ना लाइफ में, जैसे इसी में से बहुत सारे यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, तो नेट की तैयारी करते करते किसी का 2-2 नंबर से रह जाएगा बार बार, तो उसके अंदर उसको लगेगा कि अरे यार मैं तो हमेशा फेल ही हो जा रहा हूँ या फेल ही हो जा रही हूँ, अब मैं तैयारी नहीं करूंगी, है ना। तो वो उसका स्पिरिचुअल ट्रायल है, वहाँ स्पिरिचुअल ट्रायल है, यहाँ पे उसका पर्सनल ट्रायल है ना, उसके लाइफ में कितना वो मेहनत कर सकता है उसका ट्रायल है। तो बस इस तरह से लेके चलो कहानी को, ठीक है। अब कहानी की शुरुआत होती है, देखो सबसे पहला क्वेश्चन बनेगा, अब समरी में जब क्वेश्चन चल रहे हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन दे माइट आस्क यू, क्रिश्चियन जो है अपनी कहानी की शुरुआत कहाँ से करता है, विच प्लेस, कौन सा ऐसा प्लेस है जहां से वो शुरुआत करता है, तो सिटी ऑफ डिस्ट्रक्शन, एंड दिस सिटी ऑफ डिस्ट्रक्शन रिप्रेजेंट्स वर्ल्ड। याद रखना, द सिटी ऑफ डिस्ट्रक्शन रिप्रेजेंट्स वर्ल्ड, जो कि पूरे संसार का है, पूरे संसार में सिन फैला हुआ है, और इस सिन से दूर द नरेटर ड्रीम्स ऑफ अ मैन नेम्ड ग्रासलेस, लेकिन ग्रासलेस नाम रख, ये भी याद रखना, क्रिश्चियन का पहला नाम ग्रासलेस रहता है, जो हमारे राइटर हैं वो पहले ग्रासलेस सोचते लेकिन बाद में उसका नाम क्रिश्चियन कर देते हैं, जो कि डिस्ट्रेस्ड है क्योंकि बर्डन है उसके ऊपर, बहुत सारे बर्डन है लाइफ में, सबके लाइफ में बर्डन है और हर कोई सिंफुल है। तो देखो सबसे पहले कहता है कि व्हाट शैल आई डू टू बी सेव्ड, है ना। तो वो कहता है कि ये जो सिंफुल सिचुएशन है ना, इतना स्ट्रेस्ड है दुनिया में, इतने सारे प्रॉब्लम्स हैं, ऐसा मैं क्या करूं जो मैं सेव हो जाऊंगा, मैं मतलब मेरा जो सोल है वो सेव हो जाएगा, है ना, वो ढूंढता है। तो इवेंजलिस्ट मिलता है सबसे पहले उसको, क्या हुआ, क्षमा, सॉरी सर आई हैव एन अपॉइंटमेंट, हाँ ठीक है बाबू कोई बात नहीं, ऐसे मैंने रिकॉर्ड कर रहा है तो शायद अपलोड कर देंगे तो इसको देख लेना। हाँ, कहते हैं कि व्हाट सेल आई डू टू बी सेव्ड, मैं क्या करूं ऐसा जो मैं सेव हो जाऊं। तो सबसे पहला कैरेक्टर इवेंजलिस्ट से मिलता है, जो कि इसको डायरेक्ट करता है कि देखो विकेट गेट की तरफ जाओ, विकेट गेट से रास्ता शुरुआत होता है और उस रास्ते से आगे जाना, है ना। इसका एलिगोरिकल सिग्निफिकेंस क्या है, दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट, रिकॉग्निशन ऑफ द ओन सिन, ये जो बर्डन है, खुद का जो सिन है उसका रिकॉग्निशन होना। क्रिश्चियन को जब इस चीज का रिकॉग्निशन होता है कि आई एम अ सिन्ड मैन, वट एवर आई हैव डन इन लाइफ, या फिर जिस शहर में वो रह रहा है वो पूरा का पूरा शहर सिंफुल है, एंड ही वांटेड टू गेट अवे फ्रॉम दैट। सो फॉर गेटिंग अवे, वो चाहता था कि किस तरह से उसको साल्वेशन मिले, किस तरह से वो सेव्ड हो जाए। तो वो एक इंसान से मिलता है जिसका नाम होता है इवेंजलिस्ट। सो इवेंजलिस्ट उसको कहता है कि सुनो उस विकेट गेट की तरफ, अब क्वेश्चन पूछेगा कि किस तरफ उसको इशारा करके बोलता है, तो देयर इज अ विकेट गेट जहां से जर्नी की शुरुआत होगी, तो कहता है कि उस विकेट गेट की तरफ तुम जाओ, है ना, वहां से अपनी जर्नी की शुरुआत करो, है ना, यू विल फाइंड साल्वेशन। तो दिस इज वेयर क्रिश्चियन स्टार्ट्स हिज जर्नी। फिर रास्ते में चलते चलते सबसे पहला जो जगह है वो आता है स्लॉथ ऑफ डिस्पॉन्ड। स्लॉथ ऑफ डिस्पॉन्ड नाम से पता चला, स्लॉथ, स्लॉथ जब समथिंग दैट कीप्स यू स्लो, स्लॉथ का नाम है, स्लॉथ का मतलब स्लो कर देना। तो स्लॉथ जो होता है ना वो एक तरह से बॉग है जिसमें क्रिश्चियन गिर जाता है। बॉग का मतलब दलदल, सिंपल समझो, बॉग का मतलब ही दलदल है जहां पे पानी लगा रहता है, दलदली एरिया है, दलदली क्षेत्र है, यहाँ पे क्रिश्चियन गिर जाता है। और इट इज मेड ऑफ स्कम एंड फिल्थ, फिल्थ स्कम और फिल्थ मतलब गंदगी, गंदगी है, पूरा नाला की तरह है, और ऑफ सिन एंड कन्विक्शन, और जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है सिन को और कन्विक्शन को, कि ये जो बॉग है वो सिन है, इस सिन से उसको बाहर निकलना है। तो दो चीज माइंड में रखो, जब हम रास्ते से चल रहे हैं, अगर पहाड़ पे चढ़ना है तो रास्ते में बहुत सारे कठिनाइयां आएंगी, है ना, कहीं पहाड़ काफी स्लोप होगा, कहीं फिसलनदार होगा, कहीं कैसा भी होगा, तो वो हर चीज यहाँ पे रिप्रेजेंट करेगा कुछ ना कुछ। तो जो पहला रास्ता है द स्लॉथ ऑफ डिस्पॉन्ड, वो सिन और कन्विक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। वहां पे पिलाएबल जो कैरेक्टर है टर्न्स बैक, पीछे घूमता है, उसके साथ और भी लोग जा रहे हैं, तो पीछे घूमता है, बट क्रिश्चिना इज पुल्ड आउट बाय अ मैन नेम्ड हेल्प, हेल्प के द्वारा जो क्रिश्चिना मतलब क्रिश्चियन, सॉरी उसकी वाइफ नहीं, क्रिश्चियन जो है वो हेल्प कर लिया जाता है, हेल्प ने उसको हेल्प किया, उससे बाहर निकाला, विच मीन्स हेल्प के साथ कॉन्वर्सेशन हुआ होगा, हेल्प ने कुछ अच्छी चीजें बताई होगी, तो वो उस फेथ से बाहर निकला। ठीक है, तो क्वेश्चन यहां से एक ही चीज बनेगा, द स्लॉथ ऑफ डिस्पॉन्ड जो है उस जगह पे किसने इसको हेल्प किया था, तो हेल्प जो था उसने हेल्प किया था, बस याद रखना। यहाँ पे एलिगोरिकल सिग्निफिकेंस ये है, इट रिप्रेजेंट द इनिशियल डिस्पेयर एंड गिल्ट, जो इनिशियल गिल्ट होता है ना इंसान का कि मैंने ये गलत किया है या मैंने लाइफ में ऐसा किया है वैसा किया है, तो इनिशियल गिल्ट होता है जिसके बेसिस पे वो साल्वेशन चाहता है, साल्वेशन सीख करता है, दैट इज वॉट दिस रिप्रेजेंट्स, है ना, ये जो कहानी है, बस इतना याद रखना। इंपॉर्टेंट लाइन बस यही है कि द नेम ऑफ द स्लॉथ वॉज डिस्पॉन्ड, ये जो स्लॉथ था, ये जो जगह था उसका नाम था डिस्पॉन्ड, बस इतना याद रखना है। फिर आगे जाता है कि मिस्टर वर्ल्डली वाइजमैन से मिलता है विलेज ऑफ मोरालिटी में। तो रास्ते में जैसे जैसे आगे बढ़ोगे, जैसे मैं गया था तो सबसे पहला पुलना विलेज मिला था मुझे, तो पुलना विलेज से हमारी वो जर्नी की शुरुआत हुई थी। उसी तरीके से यहाँ पे क्या है,
यहाँ पे वर्ल्डली वाइज मैन है, और वर्ल्डली वाइज मैन कहाँ का है, वो विलेज ऑफ मोरालिटी का है, वहां पे क्रिश्चियन मिलता है इससे। तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि वर्ल्डली वाइज मैन जो है वो कहाँ मिलता है क्रिश्चियन से, या क्रिश्चियन कहाँ मिलता है इससे। तो राइट आंसर वुड बी मोरालिटी, द विलेज ऑफ मोरालिटी में। इसका इसका देखो समरी, मतलब बेसिक समरी क्या है, क्रिश्चियन इज एडवाइज्ड बाय मिस्टर वर्ल्डली वाइज मैन, नाम से पता चल रहा है वो वाइज मैन है, ही विल गिव सम वाइज थॉट देगा। तो कहता है कि टू इग्नोर द डिफिकल्ट पाथ एंड इंस्टेड सीक फॉर हेल्प। और कहता है कि फ्रॉम मिस्टर लीगैलिटी, कैरेक्टर देखो, मिस्टर लीगैलिटी एक कैरेक्टर है, कहता है कि देखो इतना मेहनत करने की जरूरत नहीं है, यू डोंट हैव टू गो देयर, तुम उतनी दूर क्यों जाओगे, उससे अच्छा है, क्योंकि वो अपने आप को सबसे वाइज में समझता है। देखो यहाँ पे क्रिटिज्म भी है, क्रिटिज्म वैसे लोगों का है जो अपने आप को वॉइस समझते हैं समाज में, और उनको लगता है कि वही दुनिया को जानते हैं, तो उनसे दूर रहने के बारे में यहाँ पे जो बता रहे हैं हमारे राइटर। तो कह रहे हैं कि एक वर्ल्डली वाइज मैन मिलता है मोरालिटी, विलेज ऑफ मोरालिटी में, वो इसको बताता है कि देखो तुम उतनी दूर मत जाओ, है ना, तुम स्मार्ट इनफ हो, तुम मिस्टर लीगैलिटी से मिल लो, जो कि लीगल चीजों के बारे में तुम्हें बताएगा, और तुम्हें बताएगा कि दुनिया में कैसे खुश रहना है ना, तुम्हें कैसे साल्वेशन मिलेगा। तो गॉड वॉड नहीं है, जैसे मेरे जैसे लोग थोड़ी देर के लिए, मतलब मैं इतना भी ज्यादा वो नहीं हूँ, लेकिन मेरे जैसे लोग मिल गए, तो मैं मान के चलो ये मिस्टर वर्ल्डली वाइज मैन हूँ, और मैंने उस क्रिश्चियन को बोला कि देखो इतना फेथ वेथ में विश्वास मत रखो, उतना दूर जाके क्या करोगे, तुम इस आदमी से मिलो, ये आदमी तुम्हारा मतलब जो तुम्हारे साथ जो भी प्रॉब्लम्स है वो सारे प्रॉब्लम्स तुम्हारा सॉल्व कर देगा। तो वो उसको बताता है, लेकिन कहता है कि दिस पाथ लीड्स टू टेरिफाइंग इम्प्लॉजिबल हिल, वो फिर बताता है कि देखो ये रास्ता जो है बहुत कठिनाई से भरा है, तुम्हें इतनी जाने की जरूरत नहीं है। तो ये एक तरह से कह लो कि एलिगोरिकल इसका सिग्निफिकेंस है, इट इज अ क्रूशियल प्यूरिटन लेसन, मतलब कि ये एक तरह से प्यूरिटन लेसन है कि तुम दूसरे की मत सुनो जो अपने आप को वाइज कहते हैं। और यहाँ पे वाइज कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, ये अदर क्रिश्चियंस कर रहे हैं, या जो नॉन क्रिश्चियंस है, वैसे उस समय सारे क्रिश्चियंस ही थे, लेकिन वैसे लोग जो बिलीवर नहीं थे, जो साइंटिफिक टेम्परामेंट के लोग थे, उनका मानना था, क्योंकि उनको वाइज मैन माना जाता था। तो एक तरह से उसके ऊपर क्रिटिज्म है कि देखो ये वाइज मैन जो तुमको बोल रहे हैं कि फेथ मत रखो गॉड में, वो लोग गलत है, एक सेंस में राइटर कहने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, और इसकी वजह से तुम्हें साल्वेशन नहीं मिलेगी। तो ये वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, बस इतना याद रखना। और जो लीगैलिटी है वो रूल के बारे में बताता है, क्या सही है क्या गलत है वगैरह वगैरह, सिंपल। फिर दिस इज द टेम्पटेशन ऑफ द वर्क्स राइचियसनेस, बस वही टेम्पटेशन है, राइचियसनेस नहीं होने देगा। राइचियसनेस का मतलब ये कि राइट होना, ट्रू होना। फिर आगे चलते चलते विकेट गेट तक पहुंचता है वो, जहां से उसकी जर्नी बेसिकली शुरू होती है, द विकेट गेट एंड द इंटरप्रेटर्स हाउस। तो जब वो जाता है, विलेज पार करके जाता है, तो उसे विकेट गेट मिलता है, वहां पे इंटरप्रेटर मतलब मिलता है उसे, इंटरप्रेट करने वाला उस हाउस का। ऑब्वियस है हर चीज यहाँ पे एलिगोरिकल है, तो हर चीज कुछ ना कुछ सिग्निफाई करेगा। तो इसका समरी ये है कि क्रिश्चियन रिटर्न्स टू द करेक्ट पाथ। ऑब्वियस है वो गलत रास्ते पे जा रहा था, तो उसको बताया कि देखो लीगैलिटी से मिल लो, तो लीगैलिटी की तरफ जा रहा था, लेकिन फिर उसको लगा कि नहीं ये रास्ता सही है, तो वो लीगैलिटी को छोड़ दिया, पीछे छोड़ दिया, लीगैलिटी और मिस्टर वर्ल्डली वाइजमैन को छोड़ दिया। अब वो किधर रास्ता अपना रियल रास्ते पे चलना शुरू किया। तो जब रियल रास्ते पे चलना शुरू किया, तो वो विकेट गेट तक पहुंचा, जहां पे वो मिलता है गुडविल। गुडविल उसको दिखाता है राइट, मतलब राइट पाथ, नाम से बताया गुडविल, मतलब किसी का गुड चाहेगा वो, है ना, जो कि क्राइस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मे भी एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि गुडविल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो क्राइस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। कहता है कि ही इज देन सेंट टू इंटरप्रेटर्स आउट, मतलब इंटरप्रेटर के घर पे वो भेजता है उसको, वहां पे बहुत सारे सिंबॉलिक चीजों को दिखाता है ना, फेथ के बारे में बताता है, ग्रेस के बारे में, और स्ट्रगल सिन के अगेंस्ट बहुत सारे स्ट्रगल्स हैं उसके बारे में बताता है, विच मीन्स नाउ ही मीट्स अ राइट पर्सन जो कि उसको राइट डिसीजन या फिर राइट डायरेक्शन दिखा सकता है। ठीक है, बस ये था इंटरप्रेटर हाउस, मतलब इंटरप्रेट करेगा, क्रिश्चियनिटी के बारे में बताएगा, है ना। सिंपल समझो, यहाँ पे एलिगोरी बताने की ये कोशिश कर रहे हैं कि जो इंसान है, इंसान का जो राइट पाथ है वो क्रिश्चियनिटी राइट पाथ है। द मोर यू रीड बाइबल, द मोर यू इंटरप्रेट बाइबल, द मोर यू अंडरस्टैंड अबाउट गॉड, विल बी द राइट पाथ फॉर यू, और साल्वेशन का वही राइट पाथ है ना, ये चीज यहाँ पे सीखता है वो, ठीक है। तो बीच में देखो यहाँ ना गॉस्पेल के थ्रू चीजों को समझ पाओगे, ऑब्वियसली इंटरप्रेट करोगे तो गॉस्पेल के थ्रू इंटरप्रिटेशन होगा। फिर वो आगे बढ़ता है, तो क्रॉस एंड द स्कल्पचर आते हैं, क्रॉस क्रॉस और स्कल्पचर, जो चीजें पुरानी चीजें लिखी गई है। तो वहाँ पे क्रिश्चियन जो है ही स्ट्रगल्स अप द हिल डिफिकल्टी, वहाँ पे फिर एक जगह आता है हिल डिफिकल्टी, तो समझ लो हिल डिफिकल्टी कुछ ना कुछ रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब सीधा स्टीप होगा, चढ़ नहीं पाएगा वो। एंड रीचेज अ प्लेस विद अ क्रॉस एंड अ टूम, वहां पे टूम भी है, वहां पे क्रॉस भी है। एज ही लुक्स अपॉन द क्रॉस, जैसे वो क्रॉस पे देखता है कि हिज बर्डन फॉल्स फ्रॉम हिज बैक एंड ट्रम्बल्स इनटू द टूम, उसका जो बर्डन है, देखो बर्डन भी रिप्रेजेंट कर रहा है, उसका पूरा बर्डन जो उसने अपने सिटी ऑफ डिस्ट्रक्शन में देखा, जो जो बर्डन उसके ऊपर था, वो सारा का सारा बर्डन कहाँ गिर जाता है,
उसी टूम में गिर जाता है। एंड देन 3 साइंस वंस, उसमें से एक एंजल गिव्स हिम अ न्यू क्लॉथ मार्क एंड हिज फॉरहेड एंड सील्ड स्क्रॉल, उसको एक नए कपड़े देते हैं। तो यहाँ पे एक सिंपल सिग्निफिकेशन है, एक तरह से जस्टिफिकेशन है उस मोमेंट का, दैट रिप्रेजेंट्स क्रिश्चियंस का साल्वेशन, कि मतलब जो क्रिश्चियन है उसने कपड़े चेंज किए, तो कपड़े चेंज करने का मतलब यहाँ पे है कि अब वो फेथफुल है, नाउ ही कैन डू इट, इस तरह के सेंस में, ठीक है। तो जैसे हिल डिफिकल्टी, ऊपर चढ़ने में डिफिकल्टी होगी, अगर स्टीप पाथ है अगर पहाड़ का, तो स्टीप पाथ पे डिफिकल्टी होती है, तो हमारा सारा का सारा जो कपड़ा है वो खराब हो जाएगा, कपड़े फट जाएंगे। तो यहाँ पे ये जो बर्डन है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसका जो बर्डन था वो सारा का सारा बर्डन खत्म हो गया, अब उसको नए कपड़े मिले, नए क्लोथ्स मिले, अब वहां से ये फ्रेश जर्नी की स्टार्ट कर सकता है साल्वेशन तक पहुंचने के लिए, ठीक है। समझ आ रहा है कि मैं बस ऐसे पढ़ाते जा रहा हूँ, देखो कितना अच्छे से समझा रहे हैं, कोशिश करें कि इस पूरे एलिगरी को समझ पाओ एक ट्रैवल से, समझ पा रहे हो ना। हाँ, एक चीज़ और है कि इसको देखो, रटने की ज़रूरत नहीं है, इस कहानी में मैं यही बोलूँगा कि यहाँ पे रटने की ज़रूरत नहीं है। द मोर यू अंडरस्टैंड द स्टोरी, और मैं स्टोरी को इस तरह से इसलिए बता रहा हूँ कि ताकि स्टोरी दिमाग में रहे, और जब पूरा कहानी दिमाग में रहेगा ना तो अपने आप आंसर दे पाओगे, क्योंकि यहाँ पे जितने भी कैरेक्टर ना वो एलेगोरिकल कैरेक्टर हैं। तो एलेगोरिकल कैरेक्टर कुछ ना कुछ रिप्रेजेंट करेगा, उसका नाम ही कुछ ना कुछ रिप्रेजेंट करेगा। तो अगर क्वेश्चन उस तरह से बनेगा ना तो यू वुड बी एबल टू आंसर इट, है ना। इसलिए कहानी को बस दिमाग में अच्छे से सुनते जाना। फिर आता है द वैली ऑफ ह्यूमिलिएशन, नाम से पता चल रहा है ह्यूमिलिएट फील करेगा, एंड वैली ऑफ शैडो ऑफ डेथ, और रास्ता है वैली ऑफ द शैडो ऑफ डेथ। ऐसे देखो कौन कौन गायब हो गया है, बहुत बच्चे गायब हो गए, दीक्षा, एनीवे, द वैली ऑफ ह्यूमिलिएशन। तो यहाँ पे क्रिश्चियन मस्ट फाइट विद डीमन एपोलियन, ये जो वैली ऑफ, यहाँ देखो क्वेश्चन एक ही बनेगा कि जो एपोलियन है, वो जो डीमन था, डिस्ट्रॉयर था, वो क्रिश्चियन को कहाँ पे मिलता है, तो वैली ऑफ ह्यूमिलिएशन में मिलता है, जहां पे वो डीमन से फाइट करता है, पूरा दिन लग जाता है फाइट करते करते, है ना। इसलिए लास्ट में कहता है कि वुंडेड बट विक्टोरियस, लड़ता है उससे लेकिन विक्टोरियस हो जाता है, देन ट्रेवर्स द टेरिफाइंग वैली ऑफ शैडो ऑफ डेथ, और उसके बाद वो वैली ऑफ द शैडो ऑफ डेथ की तरफ आगे बढ़ता है ना। जो कि प्लेस होता है हॉरर एंड डिमोनिक विस्पर्स का। इस तरह से क्वेश्चंस बन सकते हैं कि कौन सा ऐसा प्लेस था जहाँ पे हॉरर एंड डिमोनिक विस्पर्स होते हैं, तो वो था शैडो ऑफ डेथ, नाम से पता चला शैडो ऑफ डेथ, जहाँ पे घोस्ट होगा, जहाँ पे डीमंस होंगे, और वैली ऑफ ह्यूमिलेशन जहाँ पे वो मिलता है एपोलियन से, और उससे वो फाइट करता है। देखो यहाँ पे एलिगोरिकल सिग्निफिकेंस है, लिटरल में तो फाइट नहीं करेगा ना, ये साइकोलॉजिकल फाइट है ना, एक तरह से कह लो कि एक स्पिरिचुअल वॉरफेयर है। तो वो अपने आप से क्वेश्चन करता है कि वेदर ही कैन डू इट और नॉट। तो जब अपने माइंड को वो स्ट्रांग करता है साइकोलॉजिकली, ही मेक्स हिमसेल्फ स्ट्रांग, और कहता है कि नहीं, ही वुड बी एबल टू डू इट। इवन मुझे डर लग रहा है, चढ़ाई बहुत मतलब क्या कहते हैं, शेडो वाला है, डेथ वाला है, बट स्टिल आई कैन डू इट। तो वो अपने आप को साइकोलॉजिकली स्ट्रांग करता है और फिर वहां से आगे बढ़ता है, ठीक है। तो यही है। अब देखो यहाँ से यूजीसी ने क्वेश्चन पूछा था, उसमें 4-5 ऑप्शंस थे। तो उसमें था कि कौन से रास्ते से ये गुजरा है, क्रिश्चियन कौन कौन से रास्ते से गुजरा है, तो ये वैनिटी फेयर से गुजरा था। अब एक चीज और याद रखना, वैनिटी फेयर जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये डायरेक्टली यूजीसी ने क्वेश्चन पूछा था। वैनिटी फेयर जो है ये टाइटल भी है विलियम मेकपिस ठाकरे का, एक बुक है विलियम मेकपिस, पता है ना विलियम मेकपिस ठाकरे के बारे में, किसी को पता है, नहीं पता है। विक्टोरियन एज के, विक्टोरियन एज के सेकेंड सबसे इंपॉर्टेंट राइटर है। एवरी ईयर यूजीसी नेट आस्क्स क्वेश्चन फ्रॉम चार्ल्स डिकेंस, और ये चार्ल्स डिकेंस के कॉन्टेम्पररी थे। चार्ल्स डिकेंस के सिर्फ कॉन्टेम्पररी नहीं थे, बल्कि चार्ल्स डिकेंस के नेक टू नेक राइटर थे ये, विच मीन्स अगर चार्ल्स डिकेंस जितना फेमस था उतना ही फेमस हमारे विलियम मेकपिस ठाकरे थे। ऐसे विलियम मेकपिस ठाकरे वाज बॉर्न इन इंडिया, बॉम्बे में पैदा हुए थे, है ना। फिर वो यूएस चले गए, ऑब्वियस आता है, ही वाज अ ब्रिटिश राइटर, मतलब ही वाज अ ब्रिटिश ऑथर। तो वो पैदा इंडिया में हुआ था, फिर ब्रिटेन चला गया और वहां पे उसने लिखना शुरू किया, वो लिखा विलियम मेकपिस ठाकरे ने, और उसका सबसे फेमस बुक है वैनिटी फेयर। यहाँ से यूजीसी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ चुका है। तो ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि वैनिटी फेयर यहीं से वो टाइटल लिया है। क्वेश्चन ये आया था एग्जाम में कि ये जो वैनिटी फेयर टाइटल है विलियम मेकपिस ठाकरे का, ये कहाँ से आया है, तो राइट आंसर वाज पिलग्रिम प्रोग्रेस से उठाया गया है। उसी तरीके से देखो, जब डब्ल्यू बी ईट्स को पढ़ेंगे ना आगे जाके, डब्ल्यू बी ईट्स का एक पोम है द सेकेंड कमिंग, द सेकेंड कमिंग। तो द सेकेंड कमिंग का टाइटल, वहां पे एक सेंटेंस आता है,
टर्निंग एंड टर्निंग इन द वाइडनिंग जायर, द फाल्कन कैन नॉट हियर द फाल्कनर, थिंग्स फॉल अपार्ट, सेंटर कैन नॉट होल्ड। ये जो थिंग्स फॉल अपार्ट सेंटेंस है, थिंग्स फॉल अपार्ट, ये टाइटल उठाया गया था चिनुआ एचबे के द्वारा। चिनुआ एचबे, नाम सुने हो एचबे, चिनुआ एचबे का? यूजीसी बहुत क्वेश्चन पूछता है यहां से, नहीं सुने हो? सोनल एग्जाम दी है, सोनल बाबू सुनिए कभी चिनुआ एचबे का एग्जाम दी हो, पढ़ी होगी थोड़ा बहुत भी। सोनल नहीं, आवाज नहीं आ रहा। एनीवे, तो चिनुआ एचबे का सबसे इंपॉर्टेंट वर्क है थिंग्स फॉल अपार्ट, और इसका टाइटल आया था डब्ल्यू बी ईट्स की एक पोम से, द सेकंड कमिंग। और द सेकंड कमिंग का तीसरा ही लाइन है, थिंग्स फॉल अपार्ट सेंटर कैन नॉट होल्ड, वहां से आया था। उसी तरीके से जो विलियम मेकफिस्ट ठाकरे थे, विक्टोरियन एज के राइटर थे, इनका जो सबसे फेमस बुक है वैनिटी फेयर, वो टाइटल उन्होंने उठाया था इसी बुक से, द पिलग्रिम प्रोग्रेस से। याद रखना, इस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं कि कौन सा टाइटल कहां से उठाया गया, ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस बनेंगे। तो क्रिश्चियन जो है वैनिटी फेयर जब पहुंचता है, तो वैनिटी फेयर का नाम ही है। उस बुक के अंदर भी देखोगे बहुत सारी चीजें, जैसे कह सकते हैं कि जो नया जो समाज होता है, जो सोसाइटी होता है ना, वो किस तरह से लस्टफुल होता है, प्लेजर से भरा होता है ना, जैसे टाइटल सजेस्ट करता है। तो जो वैनिटी फेयर देखोगे, तो जो मॉडर्न विक्टोरियन समाज है ना, कितना प्लेजर से भरा हुआ है, उस तरह की चीजें उसमें क्रिटिसिज्म किया गया है। तो वैनिटी फेयर जिस जगह से गुजरता है, ये यहाँ पे ये फेथफुल को पास करता है ना, उसका जो कंपेनियन है फेथफुल पास थ्रू अ ईयर राउंड फेयर एंड सेल्स ऑफ मैनर ऑफ वर्ल्डली वैनिटीज। यहाँ पे सिंपल याद रखना कि एक रास्ता है, वहाँ पे फेस्टिवल चल रहा है जिसका नाम है वैनिटी फेयर, जगह का नाम है वैनिटी फेयर, जहाँ वो अपने फ्रेंड फेथफुल के साथ, अब उसका फ्रेंड फेथफुल उसको मिल गया है, अब जो उसको चीजें के बारे में बताएगा, तो वो लोग गुजर रहा होता है, और वहां पे एक छोटा सा फेयर लगा होता है जहाँ पे लोग वैनिटी के बारे में बेच रहे होते हैं। मतलब एक होता है ना वर्ल्डली वैनिटी, जैसे लस्ट, प्लेजर, इन मतलब ये सारा का सारा एलिगोरिकल रिप्रेजेंटेशन है। एक्चुअली में लस्ट नहीं सेल किया जा रहा है, एक्चुअली में प्लेजर नहीं सेल किया जा रहा है। तो यहाँ पे प्लेजर को ऐसे समझो कि जब हम पहाड़ पे चढ़ रहे हैं, वैष्णो देवी जा रहे हैं, तो किसी का पैर बहुत दर्द कर रहा है, और इतना दर्द कर रहा है, जैसे अभी बहुत सारे वीडियो वायरल हुए थे ना, ये जो कुंभ मेले में लोग जा रहे हैं तो पुलिस उसका पैर साफ कर रहा है, क्लीन कर रहा है, दबा रहा है, तो थोड़ी देर के लिए वही समझ लो, यही प्लेजर है। तो ये जो प्लेजर है ना, इसके चक्कर में अगर कोई पड़ गया तो वो ऊपर तक नहीं पहुंच पाएगा। जैसे मैं ये अपना एग्जांपल देता हूँ, जैसे अभी जब हम ऊपर चढ़ रहे थे, है ना, फुलना विलेज से जब ऊपर चढ़े थे, तो रास्ते में आया था महानंदा नदी, महानंदा नहीं, सॉरी महानंदा कह रहा हूँ, अलकनंदा नदी, अलकनंदा रिवर है। तो अलकनंदा रिवर के साथ साथ हम चल रहे थे ऊपर, है ना। अगर देखना होगा तो मैं देखो मेरा इंस्टाग्राम में, वहां पे देख सकते हो, मैंने एक दो वीडियो डाला है। तो अलकनंदा रिवर के साथ साथ चल रहे थे, तो अलकनंदा को हमें क्रॉस करना था, और वहां पे मैंने सबसे बड़ी गलती क्या किया था कि अलकनंदा, ऑब्वियस बात है, वो जो पानी है बर्फीला पानी था, बहुत ठंडा पानी था, जैसे जैसे ऊपर चढ़े तो वैसे से पानी और ठंडा होता था। तो रास्ते में एकदम वार्म अप पूरा हो गए थे चलते चलते, लेकिन अलकनंदा नदी में मैंने क्या किया, जूते उतार के पानी के अंदर चले गए, तो बहुत ठंडा पानी था, एंड ज़्यादा देर तक मैं रह नहीं पाया, और पूरा बॉडी मेरा उसके बाद ठंडा हो गया। फिर उसके बाद मुझे बहुत थोड़ा सा ऊपर चढ़ते थे, थकान हो जाती थी। तो ये सारी की सारी चीज़ें क्या है, एक तरह से प्लेजर की तरह है। उस समय मुझे प्लेजर फील हुआ, लगा कि अरे ठंडे पानी में मैंने पैर दे दिया है, तो अब तो बहुत अच्छा लगेगा, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, पैर का जो जितना भी दर्द है वो दूर चला जाएगा। तो एक तरह से प्लेजर यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है, लस्ट रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमें लस्टफुल नहीं होना है, हमें प्लेजरेबल नहीं होना है ना, ये सारी की सारी चीज़ें सिन है, और इस सिन से दूर जाना है। तो यहाँ पे वैनिटी फेयर से वो लोग दूर जाते हैं, ठीक है, मतलब रिफ्यूज करते हैं बाइक, कुछ भी खरीदने से रिफ्यूज करते हैं। मतलब वही है कि प्लेजर को नहीं खरीदना है, प्लेजर नहीं करना है, सीधे आगे बढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ पे वही है, एलिगोरिकल सिग्निफिकेंस है, रिप्रेजेंट द वर्ल्ड्स सिस्टम मटेरियलिज्म। ये जो मटेरियलिज्म है, चीजें खरीदना, आईफोन खरीदना, ये खरीदना, इतने सारे कपड़े खरीदने, इतने सारे ऐसे गहने खरीदने वगैरह वगैरह, इन सारी चीजें में क्या है, करप्शन है और टेम्पटेशन है, इससे दूर रहना है ना। इसलिए फेथफुल जो है, फेथफुल्स डेथ इज अ मार्टिडोम, अ टेस्टामेंट दैट फेथफुल अनटू डेथ इज द विक्ट्री। सिंपल यहाँ याद रखना कि यहाँ जो फेथफुल है ना, इसका डेथ हो जाता है, और ये रिप्रेजेंट करता है मार्टेडॉम को। मार्टेडॉम एक जगह होता है जहाँ पे बड़ी किया जाता है किसी आदमी को, और उसके नाम से वो बनाया जाता है, ठीक है। तो एक तरह से टेस्टामेंट है फेथफुल का, डेथ इज अ विक्ट्री, यहाँ पे डेथ जो है ना वो विक्टोरियस हो गया। तो हमें इन सारे वर्ल्डली प्लेजर में नहीं रहना है, ये बेसिकली यहाँ पे एलिगोरिकल सिग्निफिकेंस है। फिर आता है डाउटिंग कैसल, विच इज वेरी सिग्निफिकेंट।
डाउटिंग कैसल एंड जाइंट डिस्पेयर, ये दोनों रास्ते फिर रास्ते में मिलते हैं। तो जो क्रिश्चियन है उसको न्यू कंपेनियन मिल जाता है फेथफुल के डेथ के बाद। देखो एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा फेथफुल का डेथ कहाँ होता है, तो वैनिटी फेयर में होता है, ठीक है। अब क्रिश्चियन आगे बढ़ता है तो उसको एक न्यू कंपेनियन मिलता है, नया फ्रेंड मिलता है जिसका नाम होता है होपफुल। नाउ ही विल बी वेरी, अब उससे कुछ ना कुछ सीखेगा ये। तो कहते हैं कि स्ट्रे फ्रॉम द पाथ एंड कैप्चर द जाइंट डिस्पेयर, और जब रास्ते से भटक जाता है तो उसको रास्ते में जाइंट डिस्पेयर मिलता है, हु इम्प्रिजन्स देम एंड डाउटिंग कैसल, डाउटिंग कैसल में उसको इम्प्रिजन कर देता है। मतलब रास्ते में एक डाउटिंग कैसल मिलता है, उस डाउटिंग कैसल में जो जाइंट डिस्पेयर है, जो राक्षस है, वो उसको क्या करता है, इम्प्रिजन कर देता है। तो देखो ये सारी की सारी रिप्रेजेंटेशन है। डाउटिंग कैसल मीन्स अब उसके फ्रेंड का डेथ हो चुका है जो रास्ते में मिला था, तो इसको भी डाउट होता है कि वेदर ही वुड बी एबल टू डू इट और नॉट, वेदर ही वुड बी एबल टू क्लाइम, वो माउंट जॉन के ऊपर चढ़ पाएगा कि नहीं चढ़ पाएगा। माउंट जॉन ही जा रहा है एक्चुअली में रियल में, तो ये माउंट जॉन के ऊपर तक वहां पहुंच पाएगा कि नहीं, वेदर ही हैज दैट डीप फेथ फॉर क्रिश्चियनिटी। तो क्रिश्चियन इस चीज को पूछता रहता है। तो ये जो डाउटिंग कासल है ये एक्चुअली कोई कासल नहीं है, रिप्रेजेंटेशन है, एलिगोरिकल रिप्रेजेंटेशन है उसके खुद के माइंड का, ठीक है। तो फिर वहां पे वो क्रिश्चियन जो है वो रिमेंबर करता है, ही हैज अ की कॉल्ड प्रॉमिस, उसके पास एक चाबी होता है जिसका नाम होता है प्रॉमिस। सो ही प्रोमिसेस हिमसेल्फ, प्रॉमिस रियल में कोई चाबी नहीं है बल्कि ही प्रोमिसेस हिमसेल्फ विच ओपन्स ऑल द लॉक्स इन द कासल, जो कि जितने भी कासल के लॉक है ना वो उसके खुल जाएगा। विच मीन्स की चाबी का मतलब है उसका साइकोलॉजिकल स्टेट ऑफ माइंड, जहां पे वो अपने आप को स्ट्रॉन्ग करके ही विल जस्ट रन अवे फ्रॉम दैट, वो अपने साइकोलॉजिकल डाउटिंग कासल से निकल जाएगा, फिर आगे बढ़ेगा, ठीक है। तो वही है प्रॉमिस, यहाँ पे सिग्निफिकेंस कर रहा है होल्डिंग ऑन टू गॉड्स प्रॉमिस, गॉड की जो प्रॉमिस है कि मुझे वहां तक पहुंचना है ना, उसको होल्ड करोगे बाइबल के थ्रू चीजों से मतलब स्केप कर सकते हो, इस इन सारी चीजों से स्केप कर सकते हो, ठीक है। तो उसका फेथ वहां पे काम करता है। फिर आगे चलता है तो आगे मिलता है उसको डिलेक्टेबल माउंटेन्स और द रिवर ऑफ डेथ, ऐसा रिवर है जहां पे लोगों का डेथ हो जाता है। तो इसमें कहता है कि द पिलग्रिम आर रिफ्रेश्ड इन द डिलेक्टेबल माउंटेन्स, पिलग्रिम बहुत थक चुका है, वो उसको रिफ्रेशमेंट की जरूरत है, रिफ्रेश होता है वहां पे, चेहरे धोए पैर धोए, है ना, बाय सेफर्ड्स, वहां पे सेफर्ड्स भी होते हैं, सेफर्ड्स उसको कहते हैं जो भेड़िया भेड़िया चढ़ाता है। देखो सेफर्ड्स भी है ना बाइबल में बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट अदा करता है, क्योंकि सेफर्ड्स होते हैं ना, दे वर द फॉलोअर्स, और ओल्ड टेस्टामेंट में जाओ या न्यू टेस्टामेंट जाओ तो हमेशा देखो बहुत सारे ऐसे पिक्चर्स देखोगे जहाँ पे जीसस के हाथ में सेफर्ड होता है, सेफर्ड कहते हैं ये भेड़ होता है, भेड़ का फोटो, लैम्प का, छोटा सा लैम्प का फोटो मतलब होगा उसमें, देखोगे बहुत सारे पिक्चर्स में। तो वो भी रिप्रेजेंट करता है, इनोसेंस को रिप्रेजेंट करता है वो। हु सॉ देम ग्लिम्स, मतलब वो दिखाता है सेलेस्टियल सिटी के बारे में। सेफर्ड्स होते हैं ना वो बहुत प्योर माना गया है क्रिश्चियनिटी के अंदर, जो सेफर्ड्स होते हैं वो दिल के बहुत करीब होते हैं, क्रिश्चियन के या जो जीसस थे उनके बहुत करीबी होते हैं, क्योंकि जीसस को फॉलो करने वाला सेफर्ड्स था, मछुआरा था, यही सब मतलब क्राइस्ट को फॉलो करता है इनिशियली जब जीसस बड़े होते हैं अपने मतलब अपने लाइफ में, है ना। फिर दे मस्ट क्रॉस अ डीप टेरिफाइंग रिवर, और वो कहता है कि देखो अगर सेलेस्टियल सिटी जाओगे तो होता है ना एक रास्ता बताने वाला कि देखो सेलेस्टियल सिटी वहां पे है, अगर तुम उस रास्ते से होके जाओगे तो वहां पे तुम्हें टेरिफाइंग रिवर मिलेगा, है ना, बहुत चीजें मिलेगी, बहुत प्रॉब्लम्स वाले जगह मिलेंगे, वहां से तुमको क्रॉस करके जाना होगा। एंड देन क्रिश्चियन बिगिंस टू सिंक इन द फियर, फियर में वो सिंक होता चला गया। तो फियर यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन है वहां पे दलदल का, वहां पे नदी का, बट एक्चुअली में वो खुद के साइकोलॉजिकल डेप्थ में वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, सिंक हो रहा है। बट होपफुल, जो उसका फ्रेंड होपफुल होता है जो रास्ते में मिलता है, वो उसको निकालता है उस पानी से। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन बनेगा कि जब क्रिश्चियन सिंक करने लगता है पानी में तो उसको कौन हेल्प करता है, तो वहां पे उसका फ्रेंड होपफुल जो है वो उसको बाहर निकालता है, उसको बचाता है, ठीक है। तो ये फिर वही एलेगोरी तो समझ ही आ गया होगा कि क्या है, एक तरह से गुड पास्टर, पास्टर वही होता है जो पादरी जिसको कहते हैं वो है। तो वो एक तरह से रिप्रेजेंट करता है कि द रिवर रिप्रेजेंट डेथ, रिवर जो है यहाँ पे वो डेथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। और फाइनल टेस्ट है फेथ का, अगर फेथफुल होगे तो आगे बढ़ोगे, फेथफुल होगे तो तुम आगे तक जा सकते हो, बस वही है। फिर आता है हमारा फाइनल द सेलेस्टियल सिटी जिसको माउंट जॉन कहते हैं। तो देखो एग्जाम में ऑलरेडी क्वेश्चन पूछ चुका है यूजीसी नेट में कि क्रिश्चियन का जो फाइनल जर्नी है वो कहाँ है, तो आइदर ऑप्शन में माउंट जॉन रहेगा या फिर सेलेस्टियल सिटी रहेगा, तो दोनों ही करेक्ट आंसर है। सेलेस्टियल सिटी जो कि माउंट जॉन के ऊपर है, माउंट जॉन जगह है माउंट के सबसे ऊपर चोटी पे है। तो दे आर वेलकम्ड इनटू द ग्लोरियस, जब क्रिश्चियन पहुंचे, क्रिश्चियन के साथ जो भी पहुंचा, क्रिश्चियन का फैमिली पहुंचा, तो क्रिश्चियन जब पहुंचता है वहां पे तो ही फाउंड्स अ ग्लोरियस सिटी विद ट्रम्पेट्स, उसको बुलाया गया, उसको मतलब वेलकम किया गया जॉय के साथ, ट्रम्पेट्स के साथ। जैसे देखते हो ना जब वैष्णो देवी पहुंच जाओगे ऊपर तो देखोगे बहुत सारे ढोल नगाले वाले होंगे, ढोल बजाने वाले कि अरे देखो, मतलब खुशी का माहौल रहता है। तो यहाँ पे द नरेटर सीज द कैरेक्टर नेम्ड इग्नोरेंस, और वहां पे
नेट देखो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट ये जगह है। तो जो नरेटर है हमारा, जो क्रिश्चियन है हमारा, वो वहां पे इग्नोरेंस से मिलता है। जब वो एकदम पहुंच जाता है, एकदम माउंट जॉन पे पहुंच जाता है, तो वहां पे इग्नोरेंस मिलता है। जो कि इग्नोरेंस जो है ना, वो रिवर, मतलब जो रिवर को क्रॉस करता है वहां पे, वो फेरी यूज कर लेता है, फेरी की यूज मतलब बोट यूज कर लेता है, और जिसकी वजह से उसको एंट्री डिनाई हो जाता है। वो मतलब ऑब्वियस बात है, उसको एंट्री मिलेगा, क्रिश्चियन को वेलकम किया गया। इस तरह से क्वेश्चन बनेगा कि किसको डिनाई कर दिया गया कासल के अंदर जाने का, या फिर ये माउंट जॉन के अंदर जाने के लिए किसको मना कर दिया गया। तो राइट आंसर होगा इग्नोरेंस, क्योंकि इग्नोरेंस ने इग्नोर कर दिया ये जो ट्रैवल है, ये जो मेहनत है, ये जो फेथ है, उसको उसने इग्नोर करके रिवर को क्रॉस कर गया फेरी से, मतलब पैदल क्रॉस नहीं किया, फेरी का यूज कर दिया। तो इस वजह से उसको एंट्री डिनाई कर दिया गया और उसको हेल में भेज दिया गया। तो यहाँ पे एक तरह से वो बताने की कोशिश ये कर रहे हैं कि क्रिश्चियन का जो अल्टीमेट गोल है वो उसका फेथ है। इफ यू हैव दैट मच फेथ कि माउंट जॉन तक जा सकते हो, विच मीन्स कि बाइबल में अगर फेथ है तो यू वुड बी एबल टू, है ना, अचीव ये जो हेवन का जो कॉन्सेप्ट है वो हेवन तक पहुंच जाओगे। अदरवाइज इग्नोरेंस की तरह अगर इग्नोरेंस रहोगे, बाइबल को नहीं पढ़ोगे, प्यूटन जो सेंटिमेंट है उसको नहीं जानोगे, तो यू विल बी आउटकास्टेड। तो जिस तरह से इग्नोरेंस को आउटकास्ट कर दिया गया, उसको हटा दिया गया, उसको हेल भेज दिया गया, लेकिन क्रिश्चियन जो था वो फाइनल डेस्टिनेशन पे पहुंचा। अब यूजीसी नेट यहाँ से क्वेश्चन पूछ चुका है कि कौन कैरेक्टर फाइनल डेस्टिनेशन पे पहुंचता है। तो राइट आंसर था क्रिश्चियन और उसकी फैमिली। ठीक है, अब इसका वही एलिगोरिकल इंपॉर्टेंस वही है, दिस इज द हेवन, वो हेवन है जहां पे पहुंचता है। क्रिश्चियन का एक ही अल्टीमेट गोल है, हेवन तक पहुंचना। सिर्फ क्रिश्चियन का ही नहीं, सारे रिलीजन में है। एंड गोल ऑफ द पिलग्रिमेज, और पिलग्रिम का गोल वही होता है। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट लाइन है लास्ट में, देन आई सॉ दैट देयर वॉज अ वे टू हेल इवन फ्रॉम द गेट्स ऑफ हेवन। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देगा। तो यहाँ पे वो कहने की कोशिश कर रहा है कि इवन दो मैं जब हेल मतलब हेवन तक पहुंचा, तो इवन हेवन के पास भी देयर इज अ प्लेस जहां पे हेल के जाने का रास्ता है। विच मीन्स इफ यू बिकम इग्नोरेंस, इफ यू डू नॉट बिलीव इनफ इन बाइबल और इफ इन द स्क्रिप्चर, ये जो बुक है, देन यू विल बी आउटकास्टेड और तुम्हें हेल की तरफ भेज दिया। विच मीन्स यू नीड टू हैव द राइट फेथ, यू नीड टू हैव दैट स्ट्रॉन्ग फेथ टुवर्ड्स क्रिश्चियनिटी, तभी जाके तुम हेवन तक पहुंचोगे। ये बेसिकली मैसेज था उनका, ये वार्निंग था अगेंस्ट फॉल्स एश्योरेंस, जिसको इग्नोरेंस रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, और दूसरा वही है कि सेकंड पार्ट उसका क्रिस्टीना का जर्नी है, उसकी जो वाइफ होती है वो अपने बच्चों के साथ दोबारा जाती है, तो उसकी कहानी है। और उसका जो गाइड होता है ग्रेट हार्ट होता है, जो कि इससे ज़्यादा एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछेगा, बस सिंपल याद रखना, ग्रेट हार्ट सेकंड जो इसका पार्ट है उसमें उसकी वाइफ जाती है, ट्रैवल करती है, और उसकी वाइफ का जो गाइड होता है, प्रोटेक्टर होता है, वो ग्रेट हार्ट होता है। दैट इज ऑल, इसके बियॉन्ड एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा।